अब हम पहुंचे अपने 22nd टॉपिक में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से आते हैं, तो ये टॉपिक स्टडी करना बहुत जरूरी है। बट बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आपने फन और सिंपल बना के आपको दिखाया है ये टॉपिक। तो आइए पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। अब कॉम्प्लेक्सिटी दो तरीके की होती है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो लेमैन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि भाई एल्गोरिथम टाइम कितना लेता है और स्पेस कितना लेता है, यही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। हालांकि ये डेफिनेशन पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, पर थोड़ा बहुत समझने के लिए ठीक है। आगे मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब होता क्या है कि एल्गोरिथम टाइम कितना लेगा और स्पेस कितनी लेगा, ये डिपेंड करता है कि तुमने उसको इनपुट कितनी बड़ी दी। अगर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और हमने उसको सॉर्ट करने के लिए 10 नंबर्स की लिस्ट दी, तो ऑब्वियसली वो कम टाइम और स्पेस लेगा। अगर हम उसे 20 की लिस्ट देंगे तो ज्यादा टाइम और स्पेस लेगा। कॉम्प्लेक्सिटी यानी टाइम और स्पेस जो एक एल्गोरिथम ले रहा है, वो डिपेंड करता है कि इनपुट साइज कितनी। अब लीनियर एल्गोरिथम उसको बोलते हैं जिसमें हम अगर इनपुट साइज डबल कर दें तो टाइम और स्पेस भी डबल हो जाता है, उसको बोलते हैं लीनियर एल्गोरिथम। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON। अगर इनपुट की साइज और टाइम या स्पेस जो वो ले रहा है उसमें स्क्वायर का रिलेशन हो, यानी क्वाड्रेटिक रिलेशन उसको बोलते हैं, कि अगर हमने इनपुट को डबल किया तो टाइम 4 टाइम्स हो, टाइम टेकन 4 टाइम्स हो, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, लीनियर होती है, लॉगरिथम होती है, कांस्टेंट टाइम होती है। तो इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि अगर n साइज की इनपुट दी है तो टाइम और स्पेस कैसे वेरी करे। अगर आप इनपुट साइज को वेरी करते हैं तो स्पेस और टाइम कैसे वेरी, ये बेसिक आइडिया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है एल्गोरिथम स्पेस कितनी लेता है, कितने वेरिएबल्स क्रिएट करता है, कितने डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, कितने रिकर्शन स्टैक स्पेस यूज करता है, वगैरह वगैरह। सबका टोटल कितनी रैम कितनी स्पेस मेमोरी में यूज करता है, उसको कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी बिग ओ नोटेशन से लिखते हैं। अगर लीनियर हो तो ON लिखते हैं, अगर कांस्टेंट टाइम हो तो ON लिखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक हो तो ON स्क्वायर लिखते हैं, लॉगरिथम हो तो O log n लिखते हैं। तो लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है कि अगर इनपुट को डबल या ट्रिपल कर रहे हैं तो स्पेस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, डबल या ट्रिपल या ऐसे ही हो रही है। तो 2K या 3K या जहाँ की कांस्टेंट है, तो ऐसे अगर हो रही है तो उसको लीनियर बोलते हैं। कांस्टेंट टाइम मतलब इनपुट को डबल कर दें या इनपुट साइज को 3 गुना कर दें तो भी स्पेस नीडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्पेस नीडेड उतनी ही रह रही। ऐसे ही क्वाड्रेटिक होती है ON स्क्वायर। अगर हम इनपुट को 2 गुना कर रहे हैं तो स्पेस रिक्वायरमेंट 4 गुना बढ़ रही है। अगर इनपुट को 3 गुना कर रहे हैं तो 9 गुना स्पेस और चाहिए। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, स्क्वायर का रिलेशनशिप है। ऐसे ही log n होता है। अगर n साइज का इनपुट हमने दिया और log n स्पेस के प्रोपोर्शन में चाहिए तो उसको कहेंगे लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी इन स्पेस। तो ऐसे और भी होती है, तो धीरे धीरे आपको सब समझा देंगे। तो यहाँ हमने बहुत सारी कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज की लिस्ट आपको दिखाई है, इनको हमने ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। सबसे फास्ट एल्गोरिथम सबसे पहले और सबसे स्लो सबसे लास्ट। 1 से स्टार्ट होता है। 1 मतलब कांस्टेंट टाइम, इनपुट कितनी भी करते जाओ टाइम या स्पेस कांस्टेंट ही रहेगी। log n मतलब लॉगरिथम से चेंज करेगी, यानी n अगर इनपुट साइज है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी log n। n मतलब लीनियर, फिर n log n आ जाता है, n स्क्वायर आ जाता है, n क्यूब आ जाता है, फिर 2 to the power n आ जाते हैं जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, फिर फैक्टोरियल n आ जाता है सबसे स्लो। अब हमने एक फंक्शन दिखाया आपको जो फंक्शन ऑफ n है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो अब हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि इतनी टाइम ये लेता है। अगर n
साइज की इनपुट दें हमें, हम इस एल्गोरिथम को, तो जो टाइम वो लेता है वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c लेता है, और a b c या कॉन्स्टेंट। ये फंक्शन है टाइम का उस एल्गोरिथम का। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n) स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री को हम देखते हैं। अगर क्यूब भी होता है इसमें तो हम क्यूब को भी देखते हैं, हम हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, हाईएस्ट पावर को देखते हैं, या हाईएस्ट पावर कौन सी। और कॉन्स्टेंट्स को हम जैसे प्लस c या कॉन्स्टेंट है तो उसको इग्नोर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर, यानी ये क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एल्गोरिथम बनाया फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करने का। ये क्या एल्गोरिथम क्या करता है? फिबोनाची सीरीज के नंबर्स बताता है। आप इसको बता दो कि कौन सा नंबर चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, कौन सा फिबोनाची नंबर आपको चाहिए, तो आपको यही फिबोनाची नंबर को बता दे कि ये है। फिबोनाची हम पहले कर चुके हैं तो अब शुरू से बताने की जरूरत नहीं है कि फिबोनाची सीरीज 0-1 से स्टार्ट होती है और हर डिजिट पिछले 2 डिजिट्स, हर एक नंबर फिबोनाची नंबर में पिछले 2 नंबर्स का सम हो। तो ये फर्स्ट एल्गोरिथम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम स्टडी करेंगे। अब नॉर्मली ये वाला एल्गोरिथम यूज नहीं होता। नॉर्मली जो एल्गोरिथम फिबोनाची नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है वो एल्गोरिथम नंबर 2 है, जो हम आगे दिखाएंगे। ये हमने थोड़ा सा चेंज किया है एल्गोरिथम को, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम थोड़ी एक्सप्लेन कर सकें आपको। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि n फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपली कैलकुलेट करता है उस फॉर्मूले से, ये नंबर्स को प्लस करके नहीं करता कैलकुलेट। अब ये सिंपल फॉर्मूला लगाता है, इसलिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O(1) है, यानी कांस्टेंट टाइम है। यानी n कितना भी बड़ा हो, n हो 5 या n हो 50,000, तो टाइम में नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है। ये नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, पड़ता तो है लेकिन बहुत कम पड़ता। तो ओ नोटेशन के हिसाब से हम उस डिफरेंस को इग्नोर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम है और इनपुट के साइज से टाइम का रिलेशन नेग्लिजिबल है या नहीं है, या बहुत कम, यानी ये कांस्टेंट टाइम ले। तो इसमें हमने दिखा दिया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) है, क्योंकि स्पेस भी वेरी नहीं करती, एक ही वेरिएबल है, चाहे कितना बड़ा n हो वेरिएबल एक ही रहता है। तो ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है इनपुट के साइज के साथ। तो दोनों ही कांस्टेंट टाइम स्पेस है और कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी टाइम है और कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस। तो इसका मतलब क्या होता है? अपर बाउंड बाय कांस्टेंट टाइम, यानी मैक्सिमम कांस्टेंट टाइम फिक्स। अब हम नॉर्मल एल्गोरिथम पे आते हैं। जो नॉर्मली एल्गोरिथम यूज होता है हर नंबर को कैलकुलेट करने के लिए पिछले 2 नंबर्स ऐड कर दो, ये नॉर्मल सिंपल सा एल्गोरिथम है। ये भी हमने पहले आपको इसको एल्गोरिथम को दिखाया है, तो अभी फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज देख के आइए, वो नॉर्मली ये एल्गोरिथम आपने पढ़ा ही होगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये अब हम आगे देखें। कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का बहुत इजी तरीका ग्राफ्स को यूज करके होता है। शुरू में हमने काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के ग्राफ्स आपको दिखाए थे। यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पहले ग्राफ दिख रहा है वो पहले वाले फिबोनाची एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे साइज है इनपुट का साइज और वाई एक्सिस पे टाइम जो वो ले रहा है। तो सिंपली अगर आप एक ग्राफ बनाएं कि टाइम कितना ले रहा है वर्सेस इनपुट कितनी साइज की है, तो उससे भी बहुत क्लियरली और इजीली आप कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट टाइम ले रहा है, देखिए पहला वाला एल्गोरिथम कांस्टेंट टाइम ले रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जैसे जैसे हम इनपुट साइज बढ़ा रहे हैं फिर भी टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम कांस्टेंट टिका हुआ है। और राइट साइड में जो दूसरा नंबर एल्गोरिथम है उसका ग्राफ हमने दिखाया है आपको। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो सेकंड ग्राफ है इसको लीनियर एल्गोरिथम बोलते हैं। O(n) को बोलते हैं लीनियर एल्गोरिथम। क्यों बोलते हैं लीनियर? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। ऐसे ही अगर n स्क्वायर होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, n क्यूब होता है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ में एक बेंड होता है, वो कर्व होता है और उसमें एक बेंड होता है, आगे हम वो भी दिखाएंगे आपको। और क्यूबिक में कर्व ही होता है, उसमें 2 बेंड होते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n), क्योंकि ये पिछले 2 नंबर्स को ऐड करता है। एक लूप हमने इसमें यूज किया हुआ है, तो लूप क्योंकि n बार चलता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाती है।
यानी जितना बड़ा नंबर है उतना ज़्यादा काम इसको करना पड़ता है। पहले फर्स्ट नंबर को कैलकुलेट करता है, फिर दूसरे नंबर को कैलकुलेट करता है, तीसरे चौथे से करते 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 n तक पहुंचता है, फिर n नंबर कैलकुलेट करता है। तो इसकी टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इनपुट आपने दिया। ओ एन मतलब लीनियर रिलेशनशिप है, 1 डिग्री की रिलेशनशिप है, और अगर हम इनपुट साइज को डबल कर देंगे तो टाइम भी डबल ले, अप्रॉक्सीमेटली डबल ले। एग्जैक्टली डबल की बात नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली डबल ले। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है इसकी, क्योंकि स्पेस तो फिक्स है, एरे तो बना नहीं रही। n नंबर्स की एरे बनाता होता तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON होती। अगर पहले नंबर को पहले एरे के अंदर स्टोर करता, फिर दूसरे नंबर को एरे के दूसरे एलिमेंट पे स्टोर करता, तीसरे नंबर को एरे के तीसरे एलिमेंट पे स्टोर करता, ऐसे करता तो ON हो जाती स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। लेकिन अभी 2 ही वेरिएबल इसने लिए हुए हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, तो वो बात है कांस्टेंट। अब हम आगे बबल सॉर्ट पे चलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, बड़ा सिंपल है। इसको पहले समझा देते हैं हम फटाफट। 2 लूप चलते हैं इसमें। पहला लूप जो है वो 0 से लेके n तक चलता है। दूसरा जो लूप है वो n-i तक चलता है, 0 से लेके n-i-1 तक चलता है। i मतलब पहला लूप। और यहाँ कंपैरिजन करते हैं, अगर गलत ऑर्डर में है उनको रीऑर्डर भी कर देते हैं, और एक वेरिएबल में ये बात स्टोर भी कर देते हैं कि स्वैप हुआ है। फिर जब तक स्वैप की जरूरत पड़ती रहती है तब तक स्वैपिंग करते रहते हैं और लूप चलाते रहते हैं। फाइनली जब पूरी एक आइटरेशन में कोई भी स्वैप नहीं होता तो एग्जिट कर जाते, या जब हमारी रेंजेस खत्म हो जाती हैं तब भी एग्जिट कर जाते। तो सिंपल सा एल्गोरिथम है, आपने पढ़ा ही होगा। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर, तो सबसे सिंपल तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये n नंबर्स को एक एरे में स्टोर करता है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गई। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की ON² है, क्योंकि 2 लूप्स है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो ऑर्डर ऑफ n² है, मतलब n² के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन। पहले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करेगा, फिर दूसरे को तीसरे से करेगा, ऐसे एक बार जाएगा n तक, फिर दोबारा से शुरू करेगा दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और n बार करेगा, तो n² हो गई। n एलिमेंट्स अगर है तो n इंटू n-1/2 कंपेरिजन मैक्सिमम कंपेरिजन है जो एल्गोरिथम करता है। और ये इसका क्या मतलब हुआ, n²/2 माइनस n/2, सेकेंड डिग्री आ गई, an² प्लस bn फॉर्म में आ गया, तो ये ON²। अब इसके एनालिसिस को समझना कैसे, एक और इजी मेथड है इसको समझने का, कि 2 लूप्स हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर हैं और दोनों के अपर बाउंड n है, तो ON² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का समझते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ 2 नेस्टेड लूप्स हैं, दोनों तकरीबन 0 से लेकर तकरीबन n तक जा रहे हैं, तो नेस्टेड होने की वजह से ये ON² हो जाएगा। कोई भी एल्गोरिथम जिसमें ऐसे 2 लूप्स हैं वो ON² हो जाएगा। अगला देखिए, उसमें 3 लूप्स हैं तो वो ON³ हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। पर तीसरा देखिए आप लेफ्ट साइड में, तीसरा उसमें क्या है कि रेंज 10 तक जा रहा है, यानी ये जो फॉर लूप है ये इनपुट साइज के इंडिपेंडेंट है, ये फिक्स्ड एक नंबर तक जा रहा है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका इनपुट से कोई रिलेशन नहीं है, ये कांस्टेंट टाइम है, तो इसको O1 बोलेंगे और इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। जो मेन लूप्स होते हैं ना उसका देखा जाता है, जो 0 से लेके n तक जा रहे हो। इसी तरह आप राइट साइड पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर सिंगल 1 डायमेंशनल एरे है n साइज की तो उसको ON बोलेंगे, और अगर एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है n/n का या m/n का तो उसको ON² बोलेंगे। तो अब हम सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर्चिंग हमने आपको एक और वीडियो में दिखाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो फटाफट देख के आइए। तो सर्चिंग की लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ON होती है, यानी लीनियर सर्च बल्कि इसको बोलते ही है, और लीनियर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O log n, यानी अगर आपको बहुत बड़ी लिस्ट
के अंदर बाइनरी सर्च करनी है तो भी आपको बहुत कम सर्चिंग करनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हैश टेबल पे। अब ये वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इनके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ हम आपको कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं। शुरुआत में तो हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कैसे कैलकुलेट होती है, लेकिन अब हम सिर्फ आपको बता रहे हैं क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है। आप अगर इसके एल्गोरिथम को खोल के देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी क्यों बताई हैं हमने, क्या बेसिस है उसकी। तो अब हम हैश टेबल पे चलते हैं। हैश टेबल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है सर्चिंग के लिए। अगर हैश टेबल में आपको सर्च करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है। एडिंग, अगर नया एलिमेंट ऐड करना है हैश टेबल पे तो वो भी O1 होती है। ये बेस्ट केस बिहेवियर है। वर्स्ट केस बिहेवियर अगर कोलिशंस ज़्यादा हो तो वेरी कर सकता है, पर ये इतनी सी बात हमें समझ आ रही है इसको देख के कि हैश टेबल यूज करना एक बेटर ऑप्शन है रादर देन लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च ON होती है और हैश टेबल O1। बाइनरी सर्च को यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी सर्च में एलिमेंट सॉर्टेड होने चाहिए पहले, तो बाइनरी सर्च को यहाँ से हमने कंपेयर नहीं किया हैश टेबल। तो हम चलते हैं मर्ज सॉर्ट पे। मर्ज सॉर्ट एक एडवांस्ड एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा एल्गोरिथम है। क्यों अच्छा है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एल्गोरिथम बाकी सॉर्टिंग टेक्निक से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और प्रोग्रामर्स जो नॉर्मली बबल सॉर्ट या उसकी कोई सिंपल वेरिएशन यूज़ करते हैं नॉर्मली सॉर्टिंग के लिए अपनी कोड में, तो मर्ज सॉर्ट भी सीख सकते हैं आप। मर्ज सॉर्ट बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल सॉर्ट है और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल भी है, पावरफुल भी है, फास्ट भी है बबल सॉर्ट से काफ़ी। जैसे कि हमने देखा कि बबल सॉर्ट O(n)² एल्गोरिथम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में, तो इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं ये कितना बढ़िया है। तो पहले हम समझते हैं मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है, क्योंकि अभी तक किसी भी वीडियो में हमने मर्ज सॉर्ट को कवर नहीं किया। पहले हमने सिंपल सॉर्टिंग और सर्चिंग कवर करी थी अपनी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की वीडियो में। जितने भी वीडियोस की मैं बात करता हूँ वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। तो मर्ज सॉर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सॉर्ट है, बड़ा सिंपल है, रिकर्शन भी यूज़ होती है इसमें। तो रिकर्शन वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देखा ही, क्योंकि रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को और बेटर समझने के लिए भी आप मर्ज सॉर्ट एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, ये भी आपको आना चाहिए। तो मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है, बिल्कुल जैसे बाइनरी सर्च करती है। ये क्या करता है, लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, दोनों पार्ट्स को सॉर्ट कर लिया जाता है मर्ज सॉर्ट से ही, और फिर दोनों पार्ट्स को मर्ज कर देते हैं इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में तुम्हें सॉर्ट कर। तो यहाँ हम एल्गोरिथम को पहले स्टडी करते हैं कि मर्ज सॉर्ट करके फंक्शन हमने बनाया है जो एरे इनपुट लेता है। अब इसी फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी लिख सकते हैं। तो लिख के देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, मर्ज सॉर्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखना है। तो यहाँ हमने सबसे पहले चेक किया, अगर लेंथ लेस देन और इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो एरे, क्योंकि 1 एलिमेंट की एरे हमेशा सॉर्टेड होती है। और नहीं है अगर तो फ्लोर डिवीजन करके लेंथ को हाफ कर लो, मिड 0 से लेके मिड तक की एक एरे बना दो और दूसरी एरे में मिड से लेके एंड तक का डाटा ले। एरेज को मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट कर लो, रिकर्शन यहाँ यूज होती है। दोनों को सॉर्ट कर लो मर्ज सॉर्ट और रिटर्न कर दो दोनों को मर्ज कर। अब मर्ज कैसे करना है वो आगे हम कोड देखते हैं। और दोनों को मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड एरे बन जाती है जिसको यहाँ रिटर्न कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपके रिकर्शन का फंडा क्लियर है तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस कोड को आप रोज अपने कोड में यूज कर सकते हैं जब भी सॉर्टिंग करने की आपको जरूरत पड़े। तो अब ये है मर्जिंग का कोड। आपने सॉर्टेड एरे को शुरुआत में ब्लैंक लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया और आई और जे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब आई जो है वो लेफ्ट लिस्ट में करंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और जे जो है वो राइट लिस्ट में करंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। शुरुआत में दोनों 0th एलिमेंट को पॉइंट कर, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि आई जो है हमेशा लेफ्ट की लेंथ से कम होना चाहिए और जे हमेशा राइट की लेंथ से कम होना। अब अगर लेफ्ट वाला छोटा है, लेफ्ट आई अगर लेस देन राइट जे है, तो पहले लेफ्ट वाला आएगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं
तो सॉर्टेड अरे में पहले हमने लेफ्ट वाला अपेंड कर और आई को 1 बढ़ा दिया ताकि आई जो है अगली बारी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन। और अगर लेफ्ट वाला छोटा नहीं है, राइट वाला छोटा है, तो पहले राइट वाला आएगा, इसलिए सॉर्टेड अरे में हमने पहले राइट वाला जोड़ दिया और जे को 1 बढ़ा। अब जितने एलिमेंट्स कंज्यूम हो गए और लूप के एंड में जो बाकी बचे थे वो भी हमने सॉर्टेड अरे में एज इट इज डाल दी, लेफ्ट वाले पहले और राइट वाले बाद, और रिटर्न हमने सॉर्टेड अरे कर। तो सिंपल सा कोड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे कि टाइम कितना ले, तो उसको एनालाइज करने के लिए हमने एक ट्री टाइप की चीज बनाई है। शुरुआत में अगर हम 10 एलिमेंट्स की लिस्ट इसको देंगे तो ये 2 पार्ट्स में 2 काट देगा, दोनों को 5-5 साइज की लिस्ट में काट देगा। अब इन 5-5 साइज की लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए ये आगे इनको 2 और 3 कैरेक्टर एलिमेंट्स की लिस्ट में काट देगा। ऐसे काट के अल्टीमेटली 1 एलिमेंट की लिस्ट जब बच जाएगी तो रिकर्शन का बेस केस अचीव हो जाएगा और वो बंद कर देगा फर्दर काटना और लिस्ट को रिटर्न करना शुरू कर देगा। तो ये इस ट्री का मतलब है जिसको आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे का एनालिसिस करते हैं। तो अब इस ट्री की हाइट कितनी है? log n, ऑब्वियसली log n, क्योंकि हर बार हम लिस्ट को आधा कर रहे हैं, तो log टू द बेस 2 और n ये हमारी हाइट है। और मर्जिंग में हर एक लेवल पे कितना टाइम लगता है? n, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी मर्जिंग हो रही है। तो अगर आप जैसे ऊपर से तीसरे फ्लोर पे स्टोरी पे देखें, यानी तीसरी जो रो है उस पे देखें 2 3 2 3 आर, तो मतलब पहली लिस्ट 2 नंबर्स की है, दूसरी लिस्ट 3 नंबर्स की, फिर 2 फिर 3, तो 2 + 3 भी 5 है और 5 + 2 + 3 तो 10 हो गया। हर एक लेवल पे 10 नंबर्स को हमें मर्ज करना। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n × log n। बोल सकते हैं n log n डिवाइडेड बाय 2, लेकिन 2 तो कांस्टेंट है जिसको हम इसमें देखते नहीं, तो n log n ही हो गई। और इसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज और वर्स्ट केस बिहेवियर में सेम है। तो मर्ज सॉर्ट काफी अच्छा सॉर्ट है। बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n² थी, इसकी n log n है जो उससे कम है और फास्ट है। और अगर हम क्विक सॉर्ट से भी इसको कंपेयर करें तो क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस जो होता है वो n² ही होता है, तो इसीलिए क्विक सॉर्ट से भी ये बेटर सॉर्ट, काफी अच्छा सॉर्ट है मर्ज सॉर्ट। इसकी एवरेज केस बिहेवियर और वर्स्ट केस बिहेवियर सेम है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केसेस में o n log n है। तो ऐसे भी इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस एल्गोरिथम का जो एनालिसिस है कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम, ऐसे भी किया जा सकता है। और एक तरीका और भी है, थोड़ा सिंपल तरीका भी है, वो हम आगे देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट fn यानी फंक्शन ऑफ n बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम fn मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ n। अब हम हर बारी क्या करते हैं, n/2 साइज की 2 लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, और फिर इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर। तो अब हम लिख सकते हैं fn = 2 × fn/2। n/2 की साइज की लिस्ट को सॉर्ट करना है और 2 ऐसी लिस्ट को इंडिविजुअली सॉर्ट कर। तो 2 × fn/2 आ गया प्लस n/2, क्योंकि मर्जिंग में n/2 टाइम लगता है। तो इसको ये आ गई हमारी एक आइडेंटिटी आ गई। तो अब हमने इसको ऐसे लिख दिया fn = 2 × fn/2 + n/2। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि f जो है n log n है, यानी इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं कि वाकई में है या नहीं। तो टेस्ट करने के लिए हमने एज्यूम करा पहले, फिर हमने क्या लिखा, तो 2 × fn/2 + n/2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 × अब fn/2 को हमने खोल लिया, n log n हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, तो n/2 × log n/2 हो गया। तो 2 × n/2 × log n/2 + n/4 आ गया। n की जगह हमने n/2 लगा दिया fn/2 कैलकुलेट करने के लिए। अब इक्वल टू n log n/2 + n/4 आ गया, इज इक्वल टू n log n - n log 2 + n/4 आ गया। अब n log
2 और n/4 ये दो टर्म्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इनका हाईएस्ट ऑर्डर है नहीं, और नोटेशन में हम हाईएस्ट ऑर्डर देखें तो n log n आ गया। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन करके दिखाई है। अब n log n माइनस n log 2 प्लस n/4 था। अब log 2 तो 1 होता है, तो n log n माइनस n प्लस n/4 आ गया, तो वो n log n है। तो मतलब हमने अपनी जो assumption थी वो वैलिड साबित कर दी, क्योंकि अब n log n हमारी जो इनिशियल आइडेंटिटी थी उसको सेटिस्फाई कर। अब किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का बहुत ही सिंपल तीसरा तरीका भी है जो सबसे सिंपलेस्ट है और हर एक एल्गोरिथम पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने दूसरा तरीका आपको बताया था कि नंबर ऑफ लूप्स काउंट कर लो, तो मर्ज सॉर्ट में वो वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लूप्स काउंट करना कोई उसमें डायरेक्ट लूप्स ऐसे है नहीं कि हम काउंट कर लें। लेकिन ये वाला जो ग्राफिकल मेथड है ये सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने 100 साइज की एक इनपुट सॉर्टिंग के लिए दी, फिर 1000 की दी, फिर 10,000 की दी, फिर 1 लाख एलिमेंट्स की एक एरे हमने मर्ज सॉर्ट को सॉर्ट करने के लिए दी, और हमने हर बार उसका टाइम नोट करते गए कि मर्ज सॉर्ट कितना टाइम दे रहा है उस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के लिए। फिर हमने उसको ग्राफ बना दिया और उसको आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया थोड़ा सा। तो ये देखिए क्लियरली मर्ज सॉर्ट का ग्राफ वैसा ही लग रहा है जैसे इस YouTube वीडियो के शुरुआत में हमने आपको n log n का ग्राफ दिखाया था। तो ऐसे ग्राफ्स को मैच करके भी आप कॉम्प्लेक्सिटी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स की सीरीज के एंड पे पहुँच गए हैं। हमारे लिए काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी आवर्स हमने इन्वेस्ट किए इस सीरीज़ को बनाने के लिए। होप अब आप काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए प्रोग्रामिंग के, और अब हम इनकरेज करेंगे कि आप हमारी अगली सीरीज़ में भी हमारे साथ रहें। सबसे ज़्यादा एक प्रोग्रामर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक होती है कोडिंग, दूसरी होती है SQL। तो सीक्वल के लिए हमने अगली सीरीज़ बनाई है, पूरी सीक्वल हम आपको सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ, हम होप करेंगे, इनकरेज करेंगे कि आप जुड़े रहें, सीक्वल भी सीखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।